हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 10 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारे इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा इस क्लास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के स्मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई। देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की गई वर्ष 1921 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में स्थापित की गई और इसका कार्य क्या था। देखिए, इसका कार्य वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना। और इस कमेटी ने वर्ष 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 को 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया। कौन कौन सी ये 3 जिला कमेटी थी। एक थी आपकी अल्मोड़ा, दूसरा नैनीताल और तीसरा गढ़वाल। तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 जो है इसको 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है श्री प्रजापति जोशी को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, विकास भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू की गई थी। भेषज विकास योजना क्यों शुरू की गई थी ये आपको ध्यान में रखना है। तो हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए इस ये विकास योजना को शुरू किया गया था। और प्रारंभ में भेषज विकास योजना का जो प्रसार है वो अल्मोड़ा और नैनीताल तक ही सीमित रखा गया। ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में भेषज विकास योजना का जो प्रसार है वो अल्मोड़ा और नैनीताल तक ही सीमित रखा गया। और इस योजना के तहत रानी खेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। तो ये कौन सी योजना थी। ये थी भेषज विकास योजना। और वर्ष 1953 ईस्वी में औषधि निर्माण कार्य यहाँ पर कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में प्रारंभ हुआ। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में प्रथम प्रबंधक का जो कार्य है ये भेषज विशेषज्ञ श्री प्रजापति जोशी ने किया। और इस योजना का वर्ष 1955 ईस्वी में विस्तार टिहरी और पौड़ी में भी हुआ। प्रारंभ में इसको नैनीताल और अल्मोड़ा तक ही सीमित रखा गया था और वर्ष 1955 ईस्वी में इसका विस्तार कर दिया गया टिहरी और पौड़ी में भी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू की गई। देखिए, कुमाऊं की बात हो रही है यहाँ पे। तो कुमाऊं में बेलाडोना की जो खेती है ये शुरू की गई थी वर्ष 1903 ईस्वी में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन गिल जो थे, नॉर्मन
गिल ने वर्ष 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की थी और गिल ने एट्रोपा बेलाडोना का जो बीज है वो विदेशों से मंगाकर नैनीताल और चौबटिया में बोया था और नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट भी लगाया था। अगला क्वेश्चन है, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया? देखिए, युगवाणी समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन शुरू किया गया कब? वर्ष 1947 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, वर्ष 1947 ईस्वी में देहरादून में युगवाणी का प्रकाशन हुआ और टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसको क्या कहा गया? इसको रियासती पत्र कहा गया। रियासती पत्र इसको कहा गया क्योंकि ये टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखता था, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसको रियासती पत्र भी कहा गया। और इस पत्र का संपादन भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। देखिए, युगवाणी समाचार पत्र का जो पहला अंक है ये कब प्रकाशित हुआ था? युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कहाँ से इसका प्रकाशन? देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ था। अगला देखिएगा, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? देखिए, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन था इसके नायक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत की बात करें तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ था, जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जिसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और इस सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? डाडा मंडी नामक स्थान पर हुई थी। डाडा मंडी में इसकी पहली बैठक हुई थी इस सत्याग्रह की। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक यहाँ पे पूछे हैं तो प्रताप सिंह इसके नायक थे। पहले सत्याग्रही पूछा जाता तो जगमोहन सिंह नेगी आपका करेक्ट होता। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखेंगे तो आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? देखिए, टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। किस वर्ष की थी? वर्ष 1923 ईस्वी में की थी। और नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी से लेकर वर्ष 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और इसकी संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपालिया इसकी संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, खस प्रजाति के जो लोग थे इनको शूद्र वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया। किस वर्ष किया गया ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1885 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 1885 ईस्वी में खस प्रजाति के जो लोग थे इनको शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। देखिए, किरातों के बाद उत्तराखंड राज्य में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और खसों में घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। ये ध्यान रखेंगे, घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी किसमें? खसों में। और खस प्रजाति के जो लोग थे ये अपनी ज्येष्ठ पुत्री को
मंदिरों में दान कर देते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना की गई किस वर्ष? वर्ष 1982 ईस्वी में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में हुई और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले संजय गांधी, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोशी मठ में इसका मुख्यालय है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यानी कि एक विश्व धरोहर स्थल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कब शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में? वर्ष 1988 ईस्वी में। और डब्लू गार्डन वर्ष 1883 ईस्वी में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेमकुंड साहिब का विकास में किसका प्रमुख योगदान है? देखिए, हेमकुंड साहिब के विकास में प्रमुख योगदान है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा संत सोहन का। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, संत सोहन का हेमकुंड के विकास में प्रमुख योगदान है। देखिए, हेमकुंड साहिब जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके चमोली जिले में स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। हेमकुंड साहिब 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके पास एक झील है और इस झील से कौन सी नदी? हिमगंगा नदी निकलती है। तो हिमगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पूछा जा सकता है। तो हेमकुंड के पास से ही हिमगंगा नदी का उद्गम होता है और इस झील के समीप एक गुरुद्वारा है और हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी और इसे क्या कहा जाता है? देखिए, लोकपाल तीर्थ भी इसी को ही कहा जाता है, तो लोकपाल तीर्थ के रूप में जाना जाता है। पूछा जा सकता है, आपके सामने 3-4 गुरुद्वारे दे दिए जाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए ये कौन सा गुरुद्वारा है। ये है हेमकुंड साहिब, जो कि लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और हेमकुंड में भौगोलिक खोज जो है वो तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ संग्रह में किया था। हेमकुंड साहिब के विकास में संत सोहन जो है इनका प्रमुख योगदान है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जो आपका हेमकुंड साहिब है इसको लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है। इन सभी पॉइंट्स को हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताए जाते हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप करेक्ट करके आए। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको बताने का एक ही पर्पज़ है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, ये नहीं कि ऐसे तो हम सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी बता सकते थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का यहाँ पे ये ही रीज़न है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ और आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। अगला देखिएगा, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, बहुत कम टाइम बचा है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए और डेली फॉलो कीजिए इन क्लासेस को। डेली आपको स्टडी विद एम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो देखिए, अगला है आपका, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? टनकपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम क्या था इसका? ग्राष्टीगंज था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और टनकपुर को बसाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मी टॉल्क को। मी टॉल्क को इसको बसाने का श्रेय दिया जाता है। टनकपुर जो है ये माँ पूर्णागिरि का प्रवेश द्वार भी है और वर्ष 1890 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक टलक और हंसी इस क्षेत्र में आए और यहीं पर इन्होंने अपने बंगले बनवाए थे। अगला देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों को आंसर आ रहा है आंसर कर सकते हैं आप सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया किस वर्ष? वर्ष
2015 में, वर्ष 2015 में सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गुंजन लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है, ये ध्यान रखेंगे। नंदन गुंजन लोक भारती सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम है गुंजन लोक भारती, लोक भारती द्वारा प्रकाशित सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? कौसानी में इनका जन्म हुआ। और इनके बचपन का नाम पूछा जाए आपसे तो गोसाई दत्त, गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था, गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। और देखिए सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं और हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस रचना के लिए दिया गया। और वर्ष 2015 में सुमित्रा नंदन पंत जो है इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। और पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या है, वो क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है वो आकाशवाणी रखा गया। और पंत जी को वर्ष 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गुंजन लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये ध्यान रखेंगे। गुंजन जो रचना है वो लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इंपॉर्टेंट ये रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, विश्व मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? देखिए विश्व मेले के आयोजन की बात करें तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? जौनसार भाबर में इसका आयोजन होता है विश्व मेले का। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है विश्व मेला, जो कि बैसाखी के बाद 4 दिन तक चलता है। और जौनसार में चावल से बने एक पकवान है जिसका नाम है शाकुली पापड़। देखिए चावल से बने ये पापड़ की तरह होते हैं जिनको लाडू एवं शाकुली कहा जाता है। तो ये बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। और बिस्सू मेले का प्रारंभ कहाँ से होता है पूछा जा सकता है आपसे, तो नोट कर लीजिएगा, चौली थात से। चौली थात से बिस्सू मेले का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चमोली में रहने वाले भोटिया को क्या कहा जाता है? देखिए चमोली में जो भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको मारछा व तोलछा कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो पिथौरागढ़, चमोली, इसके अलावा अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गाँव में निवास करते हैं। और चमोली में रहने वाले जो भोटिया हैं इनको कहा जाता है मारछा व तोलछा। चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। और पिथौरागढ़ जिले की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोदारी, चौंदासी व दरमियान जाति के भोटिया रहते हैं। और पिथौरागढ़ के तेडाग, जोलिंग और कोंगकुटी का संबंध भी भोटिया जनजाति से ही है। और उत्तरकाशी जिले में कौन से भोटिया रहते हैं? जाड़ भोटिया रहते हैं उत्तरकाशी जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीर केशरी चंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए वीर केशरी चंद इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? चक्राता में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर केशरी चंद का जन्म चक्राता के क्यावा गांव में। कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग के द्वारा सिर्फ गांव पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस गांव में इनका जन्म हुआ। क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ। और ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। और देखिए 3 मई 1945 को केसरी चंद जो है, सॉरी वीर केसरी चंद है ये, तो वीर केसरी चंद को फांसी की सजा हुई थी। और 3 मई को इनके बलिदान दिवस पर चौली थात में मेला लगता है। और वीर केसरी चंद ने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब किया? देखिए कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर जो है इसका निर्माण किया था वर्ष 1897 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब किया? 1897 ईस्वी में किया था। और इस घंटाघर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 110 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कीर्ति शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और 1898 ईस्वी में गोरी सरकार यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है, इसने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किस परमार शासक को प्रदान की गई थी? पूछा जा सकता है, इस तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं वही पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट डिटेल में मैं बताती हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप करेक्ट करके आए। आप सभी को पसंद आ रहा है, आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और देखिए, कीर्ति शाह को वर्ष 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 1901 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी। और वो वर्ष 1909 की बात करें तो वर्ष 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। और टिहरी में इसने वेदशाला का निर्माण भी करवाया था। तो ये सभी चीज़ें जो कार्य कीर्ति शाह ने किए थे, इनको आप सभी लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला देखिए, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1917 ईस्वी में। वर्ष 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। देखिए, कुमाऊं परिषद जो है, इसकी स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी को हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से कहाँ पर हुई? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना। और कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये वर्ष 1917 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 1917 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कलेक्ट डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन के, जो कि वर्ष 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। और इस परिषद का जो दूसरा अधिवेशन यानी कि दूसरी जो बैठक हुई थी, वो 24 से 25 दिसंबर 1918 को कहाँ पर हुई थी? हल्द्वानी में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता तारा दत्त गैरोला ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कुमाऊं परिषद जो है, इसको किस वर्ष कांग्रेस में विलय कर दिया गया? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगला देखिए, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है किसे? इसका राइट आंसर है फतेह शाह को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है। और हरिकृष्ण रथुड़ी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटौची इसकी संरक्षिका थी फतेह शाह की। मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा। और फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाए थे। जिस तरह समुद्रगुप्त ने अपने मुद्रा लेख लिखवाए थे, उसी तरह फतेह शाह ने भी मुद्रा लेख लिखवाए थे समुद्रगुप्त की तरह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद चातक का संबंध किस जनपद से है? देखिए, गोविंद चातक जो है, इनका संबंध किससे है? ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं। तो गोविंद चातक का संबंध है टिहरी जनपद से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो केकड़े, इसके अलावा दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही और काला मोह, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं। और गोविंद चातक का एकाकी संग्रह आपसे पूछ लिया जाए कि इनका एकाकी संग्रह कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा, जंगली फूल जो है इनका एकाकी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आते थे? ऑनेस्टी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए थे। अगला देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद का जो गठन है वो कब किया गया? देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ था वर्ष 1997 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। रुद्रप्रयाग जो जनपद है ये आपका
वर्ष 1997 ईस्वी में बना था, ये ध्यान रखेंगे। देखिए रुद्रप्रयाग जनपद का जो गठन है वो 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी व चमोली जिलों से काटकर किया गया था। इसका गठन किन जिलों से काटकर किया गया था? टिहरी, पौड़ी व चमोली जिलों से। और वर्ष 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बनाया गया था और रुद्रप्रयाग नगर पंचायत कब बनी थी? वर्ष 2002 में। और नगर पालिका बनाया गया था इसको वर्ष 2006 में। रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम पूछ लिया जाए तो पुनाड़ इसका पुराना नाम था। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम था रुद्रावर्त। रुद्रावर्त इसका नाम था महाभारत काल में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सुरकंडा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए अभी तक तो जिले पूछ लिए जा रहे थे, अब किस पर्वत पर स्थित है तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये स्थित है किस पर्वत पर? सुरकुट पर्वत पर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सुरकंडा देवी मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहां पर गंगा दशहरे में मेला लगता है। और सुरकंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? चंबा मसूरी रोड पर स्थित है सुरकुट पर्वत। तो यहीं पर यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? रोसली की पत्तियां दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए किस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रोसली की पत्तियां दी जाती हैं तो कौन सा ये मंदिर है? ये है सुरकंडा देवी मंदिर। तो कहाँ पर स्थित है? ये जौनपुर ब्लॉक में स्थित है जो कि राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है। तो सभी पॉइंट आप ध्यान में रखें। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।